तो अब छुट्टी चाहिए आप लोग को ना। उपस्थिति तो ठीक है ठाक है ना, नहीं चाहिए। आइए कल भर, 4 दिन और, 4 दिन में दशहरे खत्म हो जाएगा। अच्छा, जिलेबी का पैसा हमको दे दीजिए, हम टेस्ट रहने देंगे। सब आदमी 1-1 किलो जिलेबी का पैसा हमको दे दीजिए। आए हुआ, सबको पूछिए पहले। सबको बोलिए कि हमको 1-1 केजी जिलेबी का पैसा दे दे। 1 केजी जिलेबी कितना में देता है? 125, 100, 140, 140 रुपया करके सब दे दे हमको, तब हम कहीं नहीं जाएंगे, तब टेस्ट लेंगे हम। चलिए आइए, आइए कल, आज तो टेस्ट हो ही रहा है, कल भी टेस्ट होगा। ठीक है, हाय, हेलो, आवाज जा रहा है। पूरा जॉली मूड में है आप लोग ना। कपड़ा समेट लिया है, मतलब टेस्ट से निकलेगा घर, इसलिए जॉली मूड में है। घर जाने का खुशी होता है ना। अब तो आप लोग को नहीं होना चाहिए हो, अब भी घर जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। अब भी अगर घर जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, इसका मतलब यह है कि 2-3 साल पटना में नहीं गुजरा है। 2-3 साल जिसका पटना में गुजर गया, उसमें तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है? सिर्फ हाफ सेंचुरी होगी आपको? नहीं, 5 साल। ओ, इसी कारण तो आप घर नहीं जाना चाह रहे हैं। आइए अब चलिए आइए, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं है? क्या होगा? देखिए, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। आप सब लोग जानते हैं कि जो बात संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किए जा सके, उसे ही अनुसूचियों में शामिल किया गया। अनुसूचियों की संख्या है 12। अलग अलग अनुसूची में अलग अलग चीज है। प्रथम अनुसूची में संघराज क्षेत्र, द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता, तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण, तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण। अगर तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची हमें 3 पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के विषय में नहीं बतलाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, क्योंकि इन तीनों के शपथ ग्रहण की चर्चा है अनुच्छेदों में। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति है 69, राज्यपाल है 159, 159। तो इन तीनों के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेदों में है, इन तीनों के शपथ ग्रहण की चर्चा तृतीय अनुसूची में नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल, इनके शपथ ग्रहण की चर्चा है अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 159 में। बाद बाकी सब के शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरे संविधान के
तीसरे अनुसूची में है, लेकिन इसका नहीं है, इसका है अनुच्छेद 159 में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है धोलावीरा से। और धोलावीरा कहां है? गुजरात में। गुजरात में यहीं से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में, वनावली हरियाणा में, हड़प्पा पाकिस्तान में। मिथन नामक त्योहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? मिथन त्योहार की अगर हम लोग बात करें तो यह उत्तरी पूर्वी भारत में नागालैंड राज्य में पाई जाने वाली एक जनजाति है, नागा जनजाति। नागा जनजाति का ही प्रमुख त्योहार है आपको मिथन। नागा जनजाति का ही प्रमुख त्योहार है मिथन। फिर मीना राजस्थान की जनजाति है। टोडा दक्षिण भारत की जनजाति है, यानी नीलगिरी क्षेत्र की। हाँ, नीलगिरी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी क्षेत्र में जहां मिलती है वहीं पाई जाने वाली जनजाति टोडा है। फिर भील मध्य भारत और पश्चिमी भारत की जनजाति है, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात जैसे राज्यों में जो है आपको भील जनजाति पाई जाती है। और भील जनजाति का संकेंद्रण अगर आप देखेंगे तो भारत के अधिकतर राज्यों में, मतलब 12-13 राज्य में भील जनजाति का संकेंद्रण जो है आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा एक युग्म सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, सही। संविधान का 10वां भाग सैन्य एवं छावनी क्षेत्र, नहीं। संविधान के 10वें भाग की अगर हम लोग बात करें तो संविधान का जो 10वां भाग है इसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन की चर्चा है। 15वां भाग इसमें निर्वाचन आयोग की चर्चा है। संविधान का 20वां भाग इसमें है संविधान संशोधन। संविधान के 20वें भाग में संविधान संशोधन की चर्चा है। 15वें में निर्वाचन और 10वें में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। मूल तौर पर भारतीय संविधान में 22 भाग है और अलग अलग भाग में अलग अलग चीजों को लेकर जो है प्रावधान देखने को मिलता है। दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में अपने वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नया वित्तीय विभाग का गठन किया, जिसे दीवाने मुस्तखराज कहा जाता है। तो दीवाने मुस्तखराज नामक नए वित्तीय विभाग का गठन जो है अपने वित्तीय स्थिति में सुधार लाने को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। फिर आपको मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, बलबन है। इन सभी के द्वारा भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलग अलग विभागों का निर्माण किया गया था। जैसे दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से रिलेटेड है और दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था बलबन। कौन किया था? बलबन। फिर इसके बाद दीवाने कोही कृषि से संबंधित विभाग था। किसानों को सहायता देने को लेकर के दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। फिर फिरोज शाह तुगलक है, इनके द्वारा तो कई सारे विभाग का गठन किया गया था, जैसे दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात, रोजगार दफ्तर, ये सब विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। दीवाने बंदगान दास या गुलामों की देखरेख हेतु दीवाने बंदगान। दीवाने इस्तिहाक पेंशन देने को लेकर दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग था दीवाने इस्तिहाक। फिर दीवाने खैरात दान विभाग था। फिर रोजगार दफ्तर, रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर, ये सब विभाग का निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक। यही 5-6 विभाग है, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात, दीवाने अर्ज,
ये 5-6 विभाग है जो कि पूछा जाता है। इसमें से आपके बिहार एसआई एग्जाम की हम बात करें तो बिहार एसआई एग्जाम में दीवाने को ही पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, दीवाने को ही किससे रिलेटेड विभाग है, तो इसका उत्तर हो जाता है दीवाने को ही कृषि से रिलेटेड विभाग है। 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो कौन किससे रिलेटेड विभाग है और एक किस विभाग का गठन किस सुल्तान ने किया है। तो दोनों बात तो लगभग हम आपको बता ही दिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सही है या गलत? सही है ना हो। आप सब लोग जानते हैं प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है वही होता है लिंगानुपात, और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और सबसे कम हरियाणा। आपको अखिल भारतीय स्तर पर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, समझे। और यूनाइटेड नेशन विश्व की जनगणना को लेकर प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर विश्व के सभी देशों की जनगणना का अवलोकन करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 11 जुलाई 2024 को यूनाइटेड नेशन ने जो जनगणना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, उस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने यह बतलाया है कि 2023 में ही भारत चीन को पछाड़ कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार 2023 से ही भारत जनसंख्या में अब 2 नंबर पर नहीं है बल्कि 1 नंबर पर है। और यूनाइटेड नेशन ने अपने रिपोर्ट में यह बतलाया है कि भारत अपने जनसंख्या के सर्वोच्च स्तर पर 2062 में होगा। 2062 में भारत अपनी जनसंख्या के सबसे ऊंचे स्तर पर होगा और उस समय भारत की आबादी होगा 170 करोड़। और 2062 के बाद भारत में जनसंख्या कम होने लगेगा। 2062 के बाद भारत में जनसंख्या कम होने लगेगा और फिर 2070 आते आते 2100 ईस्वी आते आते भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो जाएगा। 150 करोड़ हो जाएगा, मतलब जनसंख्या में भारत अपने उच्चतम स्तर पर होगा 2062 में। उस समय भारत की आबादी होगा 170 करोड़, लेकिन उसके बाद जनसंख्या कम होने लगेगा और 2100 ईस्वी आते आते भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे भारत की जनसंख्या कम होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि भारत की जनसंख्या हमेशा बढ़बे करेगा। यूनाइटेड नेशन जो अपने रिपोर्ट में बोला है वो बात हम आपको बताए हैं। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, समझिएगा। तो जनगणना से रिलेटेड था, करंट में ये रिपोर्ट आया है तो हम आपको अवगत करवा दिए हैं। याद रखना होगा रखिएगा, नहीं रखना होगा मत रखिएगा, क्या दिक्कत। अब देखिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, ये सही है या गलत। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा में दर्ज किया गया। गलत है ये। देखिए एक लिंगानुपात तो युवा वर्ग को लेकर निकाला जाता है और एक लिंगानुपात 0 यानी जन्म से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निकाला जाता है। इसको कहा जाता है शिशु लिंगानुपात। और अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहां का शिशु लिंगानुपात है 972। अरुणाचल प्रदेश में 1000 बालिका पर 1000 बालक पर 972 बालिका है 0 से 6 आयु वर्ग का। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला है हरियाणा। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला हरियाणा है, ये बात सही है। लेकिन सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला केरल है, ये सही नहीं है। बल्कि सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला है आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, बात समझे हैं? तो गलत है।
केवल एक। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? मतलब देखिए, इंदिरा गांधी बड़ी तेज महिला थी, कहां पे क्या करना है उसको मालूम था। आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति किसके इशारे पर काम करता है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के इशारे पर। तो इंदिरा गांधी को तो पता था कि राष्ट्रपति तो हमारे इशारे पर काम करेगा, हम जो बोलेंगे वो होगा। तो हमारे संविधान में ऐसा था कि राष्ट्रपति कोई आदेश देता है ना, उसकी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति सर्वोपरि है, राष्ट्रपति जो कह देगा वही हो जाएगा। देश में राजतंत्रात्मक शासन है, राष्ट्रपति देश के राजा है, जो कहेंगे वो होगा। ऐसा नहीं है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में यह था कि राष्ट्रपति अगर कोई आदेश देता है तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा होगी और सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करके यह बतलाएगा कि राष्ट्रपति का आदेश संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग है तो वह लागू रहेगा, और अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी को लगा कि संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान कर देते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश या आदेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और फिर जब संविधान में यह हो जाएगा तो हम अपने मन मुताबिक राष्ट्रपति से कोई भी अध्यादेश या आदेश जारी करवा लेंगे। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 38वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में करवाया गया, और 38वां संविधान संशोधन 1975 के जरिए संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश या अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। मतलब राष्ट्रपति जो आदेश देगा उसकी जांच न्यायपालिका नहीं करेगा, राष्ट्रपति का आदेश सर्वोपरि है। ऐसा हो गया था, राष्ट्रपति का आदेश सर्वोपरि है, उसकी जांच न्यायपालिका नहीं करेगा। लेकिन 1977 में सत्ता बदल गई, कांग्रेस की सत्ता चली गई, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आदेश या अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और तब से लेकर आज तक राष्ट्रपति द्वारा घोषित आदेश या अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा होती है। मतलब राष्ट्रपति भी संविधान के दायरे में है, राष्ट्रपति संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। यही कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कहा जाता है कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त है संविधान को। किसे? संविधान। क्या होगा उत्तर? बी। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? ऐसे राजनीतिक बंदियों को आजाद कर दिया जाए जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाए। सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। सही है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी, डी। देखिए, सुनिए, समझिए, समझाते हैं। देखिए, हुआ क्या था, महात्मा गांधी जनवरी 1930 में महात्मा गांधी यंग इंडिया के माध्यम से अंग्रेजी सरकार से 11 प्रकार की मांगे की, जिसे 11 सूत्री मांग कहा जाता है।
गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। तत्पश्चात महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के जरिए 12 मार्च 1930 से शुरू किए। और गांधी जी जब कोई भी आंदोलन करते थे तो देश के लोगों से यह आह्वान करते थे कि देश के लोग सरकारी पद छोड़कर हमारे आंदोलन में शरीक हो, देश के लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। गांधी जी के आह्वान पर लोग ऐसा करते थे। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी जोर शोर से चलने लगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब जोर शोर से चलने लगा, विदेशी वस्तुओं सबका बहिष्कार हुआ, तो अंग्रेज व्यापारियों का व्यापार कमजोर पड़ गया। उस कमजोर पड़े अंग्रेज व्यापारियों के व्यापार के मद्देनजर इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में बुलाया गया और उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुआ, जिस वजह से कोई निर्णय ही नहीं निकला। तब फिर आगे जाकर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय के भारतीय वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ। दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इस गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता में महात्मा गांधी ने जो जो मांग अंग्रेजों के समक्ष रखा, जो जो मांग इरविन के समक्ष रखा, इरविन हर मांग को स्वीकार किया। गांधी जी ने इरविन के समक्ष ये तमाम मांगे रखी और गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत महात्मा गांधी के सभी मांगों को पूरा किया गया। बदले में कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए गए और गांधी इरविन समझौता के वजह से ही कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के यह डिमांड करना चाह रहे थे कि भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन गांधी जी को मुद्दा से भटकाया गया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर के वापस देश आ गए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1932 ईस्वी से कर दिए, जिसे द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934 तक चला। लेकिन जब द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे सभी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया और कांग्रेस की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। समझ गए? तो यही है गांधी इरविन समझौता। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व तो कहां पाया जाता है? देखिए, सड़क घनत्व क्या होता है जानते हैं? सड़क घनत्व रोड डेंसिटी है, जैसे जनसंख्या घनत्व समझते हैं क्या होता है? भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना जनसंख्या है वो भारत का जनसंख्या घनत्व है। वैसे ही सड़क घनत्व, अगर जनसंख्या घनत्व समझते हैं तो सड़क घनत्व समझिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में रोड की जितनी लंबाई, एक वर्ग किलोमीटर में भारत में जितना रोड है, एक वर्ग किलोमीटर में भारत में रोड की जितनी लंबाई है, वह भारत का सड़क घनत्व कहलाता है। अगर आप राज्य के दृष्टिकोण से देखेंगे, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल। अगर राज्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल। लेकिन अगर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे तो सर्वाधिक सड़क घनत्व हो जाएगा फिर दिल्ली का। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मर्ज करके सम्मिलित रूप से देखेंगे तब तो हो जाएगा दिल्ली। लेकिन अगर आप सिर्फ राज्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तब हो जाएगा केरल। कौन दृष्टिकोण से आप देखिएगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ना, दोनों दृष्टिकोण से देखना है। आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली। कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहां पर हम बात क्लियर किए हैं।
अगर सिर्फ राज्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो आंसर क्या होगा? केरल। अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों दृष्टिकोण से देखिएगा तब क्या हो जाएगा? दिल्ली। कंफ्यूजन नहीं ना? काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होता है। मुंबई में भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले, और ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। भारत में सुशासन के समक्ष, सुशासन, सुशासन का मतलब क्या होता है? अच्छी शासन। अच्छी शासन का मतलब क्या? अच्छी शासन का मतलब जिसमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, अच्छी सड़क की सुविधा हो, नागरिकों को उसका अधिकार प्राप्त हो। सुशासन का मतलब यह होता है। भारत में सुशासन के समक्ष अगर देखा जाए तो सुशासन के समक्ष कई सारी समस्याएं हैं, यह बात सही है, जिस कारण शासन प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। भारत में सुशासन के समक्ष कई समस्याएं, सुशासन का मतलब अच्छी शासन, अच्छी शासन के समक्ष कई समस्याएं हैं जिस वजह से यह नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। पहला, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, मतलब जो सिविल सर्वेंट है, मतलब जो अधिकारी लोग हैं, वो एटीट्यूड में रहता है जिस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, समस्या है ये। जबकि पता है, एक बात आप जानिए, सबको वेतन कहां से मिलता है? हम लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। जो अपने अधिकार को जानता है वो तो बड़े बड़े अफसर से लड़ जाता है, समझे? आम जनता जो टैक्स देता है, आम जनता जो टैक्स देता है, उस टैक्स के पैसा से वेतन मिलता है। उस सबका जो पलता है जीवन, उस सबको जो पैसा मिलता है हम लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स से मिलता है। और एक बात आप जानिए, आप भी टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, भले आपको अनुभव ना हो। जैसे ऑनलाइन वाले लोगों को अनुभव हो गया होगा कि 149 रुपया कटवाते हैं तो 18%, 9% स्टेट, 9% सेंटर। वो जो टैक्स इनवॉइस आता है, वो जो मनी रिसिप्ट आता है, उसमें लिखा हुआ होता है। तो आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम विद्यार्थी, हम थोड़े टैक्स देते हैं। हम तो एक जरिया हैं। गवर्नमेंट क्या मानता है पता है? जैसे आप लोग एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट ये मानता है कि हम एक जरिया हैं और आप लोग टैक्स पेयर हैं, और बात भी सही है। हम तो एक जरिया है, हम एक मीडियम है, माध्यम है, उसके जरिए जो है आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। हमारे आपके पैसा पर जो है अधिकारी लोग ऐशमौज करता है, और वही अधिकारी लोग हम लोगों की बात को नहीं सुनता है। आप जाइए किसी डीएम से मिलने, किसी एसपी से मिलने, तो बाहर में बैठाएगा, मिलेगा भी नहीं, एक बार में मिलेगा भी नहीं। लेकिन जब थोड़ा आप टाइट हो जाइएगा और अपने तरफ से पूरा मजबूत रहिएगा, थोड़ा टाइट हो जाइएगा, क्या औकात की एसपी डीएम आपसे ना मिले, ठीक है? थोड़ा टाइट से बोल करके देखिए ना, संवैधानिक दायरे में रह करके, मतलब उसको लगना चाहिए कि नहीं पढ़ा लिखा लोग आया है, समझे, संविधान जानता है थोड़ा सा, तो नहीं मिलेगा। उसका औकात नहीं कि वो ना मिले, समझे, दौड़ल मिलेगा वो अधिकारी। तो अधिकारियों में है, समझे। इस वजह से भी नागरिक केंद्रित शासन नहीं हो पा रहा है भारत में। ये हो सकता है कारण। जवाबदेही का अभाव, हाँ। लाल फीताशाही मतलब अफसरशाही, हाँ। नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी तो है। सबसे बड़ा कारण तो यही है, समझे। तो सब कारण है, उपर्युक्त सभी। कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं रहते थे। बाद बाकी गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध, ये सभी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अब सवाल ये उठता है कि लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त किसके दरबार में रहते थे? ये पाल वंश के शासक देवपाल के दरबार में रहते थे। पाल वंश का शासन बिहार बंगाल में रहा है, जिसकी स्थापना गोपाल ने किया था।
तो पाल वंश के शासक देवपाल के दरबार में जो है लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त रहते थे। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? कहां? महाराष्ट्र में। गुजरात में? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र होगा उसका। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणी क्या? आर वेंकटरमणी कौन है? मानववादी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए? 10 लक्षण बताए गए। श्वेत क्रांति, खेत क्रांति नहीं होगा, श्वेत क्रांति होगा। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, फील्ड नहीं होगा, फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या है? देखिए, दूध के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि को लेकर के श्वेत क्रांति आया है। श्वेत क्रांति लाया गया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। श्वेत क्रांति कई चरणों में चला है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई है वर्ष 1970। श्वेत क्रांति का पहला चरण है 1970 से 1980। द्वितीय चरण है 81 से 85। तृतीय चरण है 85 से 96। तृतीय चरण है 85 से 96। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होता है? देखिए, भारत के कुछ राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था या थी? अनुसुईयाबेन। अनुसुईयाबेन। अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने हड़ताल का आयोजन मार्च 1918 में किया था। मार्च 1918 में किया था और इसी में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। और स्पेशली जो है अहमदाबाद मिल मालिकों को प्लेग बोनस दिलाने को लेकर जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल का आयोजन महात्मा गांधी ने किया। उसमें गांधी जी की सहयोगी के तौर पर काम कर रही थी अनुसुईयाबेन, जो कि अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल साराभाई अपने समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे। अंबालाल साराभाई अपने समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे और महात्मा गांधी के लिए जो साबरमती आश्रम बनाया गया था अहमदाबाद में, उसमें काफी अधिक धन संपत्ति जो है अंबालाल साराभाई ने दिया था। और यह जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है, यह अंबालाल साराभाई और उनके ही जैसे जो बड़े बड़े मिल मालिक थे उन्हीं के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में उनकी बहन अनुसुईयाबेन गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया। हाँ। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई। हाँ, दोनों सही है। सी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? गोवा में। गृह मंत्रालय द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है? 75। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? एरन अभिलेख भानुगुप्त। हाँ, सही है ये। और यहीं से हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी मिला है। सती प्रथा को लेकर जानकारी देने वाला पहला अभिलेखीय साक्ष्य है एरन अभिलेख भानुगुप्त, गुप्तकालीन है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, ये भी गुप्तकालीन है, सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, ये भी सही है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, नहीं। मेहरौली लौह स्तंभ लेख ये दिल्ली के मेहरौली में है, दिल्ली में है ये। और ये मेहरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में जानकारी देता है। और यह जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, इसमें
एक विशिष्ट धातु का प्रयोग हुआ है, और जो विशिष्ट धातु का प्रयोग हुआ है उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, और इसी वजह से यह मेहरौली स्तंभ लेख वैज्ञानिकों के लिए एक अनुसंधान का चीज बना हुआ है। तो मेहरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में बतलाता है। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में बतलाता है, या चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बतलाता है। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, सबसे अधिक। तो प्रथम स्थान पर खाद्यान्न उत्पादन में चावल, द्वितीय स्थान पर गेहूं, तीसरा स्थान पर मोटा अनाज है, और जो मोटा अनाज है तीसरा स्थान पर वह है ज्वार। ज्वार 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 तो तीसरा स्थान पर हो जाएगा आपको ज्वार। पहला स्थान धान, दूसरा गेहूं, तीसरा ज्वार, मोटा अनाज है ये। और एक बात जानिए, पिछले सैटरडे को जो करंट पढ़ाए हैं उसमें हाल फिलहाल अगस्त और सितंबर, अगस्त 2024 और सितंबर 2024 का जो पीडी है उसमें जितना भी फसल से रिलेटेड है तथ्य कि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, वो बताए हैं और साथ ही साथ लिखाए भी है। उस वीडियो में लिखा हुआ भी हमको लगता है। तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, अगर क्लास किए हैं तो ठीक है, और नहीं किए हैं तो एक बार वो बना लीजिएगा, क्योंकि आगामी आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा वहां से एक आध गो प्रश्न रहता है, कभी रहता है और कभी नहीं भी रहता है, समझे। हाँ होगा, हाँ ठीक है, ज्वार होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। एकदम सही है, ले सकते हैं वापस, संसदीय अनुमोदन की कोई जरूरत ना है, ले सकते हैं वापस। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। हाँ सही है, दोनों सही है, आंसर सी। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते? पोतनीस कहलाते थे, पोतनीस। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होता है? देखिए इसमें इस चीज को दिमाग में लाना है कि समुद्र के नजदीक कौन है। एक कंसेप्ट याद रखिए, जो शहर समुद्र के जितना नजदीक वहां पर उतना अधिक वर्षा, जो शहर समुद्र के जितना दूर वहां पर उतना कम वर्षा। इन सभी शहरों में सबसे अधिक समुद्र के नजदीक कौन है? कोलकाता है। तो इन शहरों में सबसे अधिक वर्षा होगा कोलकाता, उसके बाद पटना, उसके बाद प्रयागराज और उसके बाद दिल्ली। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राजसूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सामान्य तौर पर आप सब लोग जानते हैं भारत में शक्ति का बंटवारा हुआ है, और शक्ति का बंटवारा हुआ है इसलिए तो संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाता है संघ सरकार, राजसूची के विषय पर कानून बनाता है राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है राजसूची के विषय पर कानून बनाता है भारत की संसद। समझिएगा एक बार फिर से इस लाइन को, संघ सूची के विषय पर कानून बनाता है संसद। जैसे संघ सूची के विषय है रक्षा, विदेश, संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध और शांति, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बचत बैंक, आरबीआई, जनगणना, फिर आपको बड़े बंदरगाह, ये सब विषय पर कानून बनाता है संसद। उसी प्रकार से राजसूची के विषय पर कानून बनाता है राज्य विधानमंडल। कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सभी राजसूची के विषय है, इस पर कानून बनाता है राज्य का विधानमंडल। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब राजसूची के विषय पर कानून बनाता है भारत की संसद, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 249, 250, 252, 253 में है।
अनुच्छेद 249 यह कहता है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है और राज्यसभा संकल्प पारित करे अपने 2/3 बहुमत से, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है भारत की संसद। अनुच्छेद 250 यह कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है भारत की संसद। वही अनुच्छेद 252 यह कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 252 यह कहता है कि अगर 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य का विधानमंडल यह संकल्प पारित करे कि उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगा, तो इस स्थिति में उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाता है और ये कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू होते हैं, भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं होते हैं। मतलब जैसे मान लिया जाए राज्य सूची का एक विषय है पुलिस, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य अपने विधानसभा में यह संकल्प पारित किया कि राज्य सूची के विषय पुलिस पर कानून भारत की संसद बनाकर दे, और भारत की संसद अगर इन तीनों राज्यों के लिए कानून बनाकर देता है तो वह कानून उन तीनों राज्यों में ही लागू रहेगा। ऐसा नहीं कि सब राज्य में लागू हो जाएगा, सिर्फ उन्हीं तीनों राज्यों में लागू रहेगा। और फिर अनुच्छेद 253 यह कहता है अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता या करार को लागू करवाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, मान लिया जाए कि भारत अमेरिका के साथ कोई संधि किया, भारत रूस के साथ कोई संधि किया, भारत जर्मनी के साथ कोई संधि किया, यही अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता करार होता है। अगर उसको लागू करना है तो उसको लागू करना है और राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है तो भारत की संसद ही बनाता है, भारत की संसद को यह अधिकार देता है, अनुच्छेद 253। अब अगर समझे तो उत्तर बताइए क्या होगा, क्या होगा? अल्लूरी सीताराम राजू का नाम किस संदर्भ में आता है? रंपा विद्रोह। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्व करता अल्लूरी सीताराम राजू है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, यहां पनामा नहर है, ये पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। नक्षत्र की कुल संख्या 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। हाँ, शासकीय प्रयोजन हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, इसका तो कर ही सकता है, इसके अलावा अन्य भाषा का भी कर सकता है, जैसे अंग्रेजी। अंग्रेजी का होता है ना, एकदम होता है शासकीय प्रयोजन में, जबकि अंग्रेजी 22 राजभाषाओं में से नहीं है, तो इसी वजह से ये गलत है। कौन सा सही है? केवल एक। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? सुश्रुत। अरे चीर फाड़ वाला। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है, यही सही है। पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत 1972 में हुआ है। पूर्वोत्तर परिषद में सदस्यों की संख्या 8 है, 7 गो 7 सिस्टर, एगो सिक्किम। समझ गए? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना औरंगजेब के समय किया। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? फूलों वाली बौछार कर्नाटक नहीं बल्कि केरल। केरल। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? आयन मंडल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अध्यादेश जारी करते 239 का ख। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। वैसे संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल होते वे भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 239 ख के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया? नहीं, गलत है। लॉर्ड रिपन ने नहीं बल्कि लॉर्ड लीटन ने।
लॉर्ड लीटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 1882 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया? नहीं। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। समझ गए? तो कौन सा सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सा सही नहीं मतलब कौन गलत है? कौन सा सही नहीं है मतलब कौन गलत है? गलत कौन है? दोनों ना। उत्तर क्या होगा? सी ना। कौन सा सही नहीं है मतलब कौन गलत है? ए भी गलत है, बी भी गलत है, दोनों गलत है। सी होगा उत्तर। एक और दो दोनों। कंफ्यूजन हो रहा है जी। कंफ्यूजन है? नहीं ना, एकदम सी होगा। है? देखिए अगर यहां है दिमाग का तार इसका छोड़ दिया। अरे क्या हुआ जी? अरे सी होगा। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? टोन्स नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। टोन्स नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? ईद उल फितर। ईद उल फितर। भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया, वह कौन है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार या राज्य सरकार का 3 निधि है, 3 फंड है या 3 अकाउंट है। संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि। भारत सरकार या राज्य सरकार के संचित निधि की चर्चा है 266 के क्लाउज 1 में या 266 में। भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक लेखा निधि की चर्चा है 266 के क्लाउज 2 में। और भारत सरकार या राज्य सरकार के आकस्मिक निधि की चर्चा है 267 में। आंसर हो जाएगा डी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और इसी में उन्होंने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बतलाया। मद्रास अधिवेशन 1927, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1931, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया। कराची अधिवेशन 1931, इसमें गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दी गई, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, और मुंबई की आबादी करोड़ों में है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, यहां की आबादी करोड़ों में है। मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप ही है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता। हाँ, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में आता है। लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करता है, तब यह राज्यसभा जाता है, और अगर लोकसभा पारित नहीं कर पाता है तो सरकार गिर जाती है। इतना महत्व है धन विधेयक का। तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सबसे पहले लोकसभा में आता है, लोकसभा पारित करता है, तब यह राज्यसभा जाता है। राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है राज्यसभा, और कुछ नहीं कर सकती है। संशोधन भी नहीं कर सकती है। संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है, लेकिन संशोधन नहीं कर सकती है। समझ गए? धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है? नहीं, राज्यसभा को जाता है, तब राष्ट्रपति के पास जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है, और ना ही खारिज कर सकती है, और ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। गलत। संशोधन नहीं कर सकती है, खारिज भी नहीं कर सकती है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। इसी वजह से यह गलत है। कह रहा है कि संशोधन करने की सिफारिश ही नहीं कर सकती, गलत है।
संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सही है, नहीं कर सकता है। वीटो मतलब रोकना। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक लेगा? नहीं रोकेगा। इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया है। इसलिए नहीं रोकेगा, इसलिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया है। तो वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करता, मतलब नहीं रोक सकता है धन विधेयक को। समझ गए? अगर रोक लेगा ना राष्ट्रपति धन विधेयक को, राष्ट्रपतियों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। समझे? कौन सा सही है? 1 और 4 यानी डी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड को अंजाम कब दिया? 9 अगस्त 1925। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। हाँ। पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से लानिनो की उत्पत्ति है। हाँ। मौसम पर एल नीनो तथा लानिनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। हाँ। देखिए, एल नीनो से क्या होता है जानते हैं? एल नीनो से मानसून देरी से आता है। मानसून देरी से आता है, कम वर्षा होता है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लानिनो से ज्यादा वर्षा होता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक दूसरे के विपरीत है। एल नीनो बाढ़ उत्पन्न करता है भारत में, सॉरी, एल नीनो सुखाड़ उत्पन्न करता है, लानिनो बाढ़। सब सही है, डी 1 2 3 सब। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में? देखिए, सुनिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में। दो या 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक राज्य वाला उच्च न्यायालय देखिए। उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 ना। एक चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है जिसका अधिकार क्षेत्र 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा नामक राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। ठीक है। इसके बाद मुंबई के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र और गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव। ठीक है, 2 हो गया। फिर इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल का कोलकाता हाईकोर्ट, इसके क्षेत्राधिकार में सिर्फ एक गो राज्य है, सिर्फ एक ही राज्य है, एगो केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य। गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्य मतलब कम से कम 2 राज्य होना ही चाहिए। गौर कर रहे हैं? क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा है, कम से कम 2 राज्य उस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए, कम से कम 2 राज्य। तो इस क्वेश्चन के श्रेणी में पश्चिम बंगाल को रखिएगा। 2 राज्य कहां है? यहां 2 राज्य है नहीं। तो इसी वजह से इसकी श्रेणी में आप केरल हाईकोर्ट को आप रखिएगा। केरल तो एक गो राज्य ना। चेन्नई हाईकोर्ट को रखिएगा नहीं, कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्य होना चाहिए एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 2 को तो मिल गया है, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र, मुंबई। तीसरा गुवाहाटी, इसके क्षेत्राधिकार में 4 गो राज्य है ना हो, तो 2 से अधिक राज्य हो न गया। कि 3 के अलावे और कोई हाईकोर्ट बतलाइए जिसके क्षेत्राधिकार में 2 राज्य कम से कम है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश। देखिए थोड़ा, नहीं ना है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है समझ रहे हैं ना? 2 राज्य कम से कम होना चाहिए और साथ में केंद्र शासित प्रदेश हो। ठीक है, ना होते पर ही ठीक है, समझिए। ऑप्शन के अनुसार भी बोल रहे हैं ये बात हम आपको
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। उपर्युक्त उद्घोषणा 6 जुलाई 1944 को किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? वर्षा स्तरीय मेघ। कौन सूची सुमेलित नहीं है? राग हिंडोल शीत ऋतु में नहीं, बल्कि राग हिंडोल हर ऋतु में गाया जाता है, सुबह में गाया जाता है। ऐसा नहीं कि राग हिंडोल जो है शीत ऋतु में गाया जाता है, हर ऋतु में प्रातः काल में गाया जाता है। यही सुमेलित नहीं है। चलिए कल आइए, कल टेस्ट होकर के समाप्त हो जाएगा, फिर सोमवार से होगा। कहाँ है? कोई नहीं। क्या क्या?